मैं हमेशा अपना दिमाग हर बातों में लगाती रहती। कौन कब क्या बोला, क्यों बोला, सबकी जानकारी रखती। पर यूं तो मैं आलस की गठरी हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे 2 मिनट भी माँ पापा से बात करने की फुर्सत नहीं थी। हो भी क्यों, उन दिनों आप मुझे प्रधानमंत्री के पद का लालच दे देते, या नेतागिरी का टिकट दिलवा देते, या फिर शहर महिला मंडल की अध्यक्षा बना देते, फिर भी मैं टस से मस नहीं होती। आखिर क्यों? क्योंकि मैं इन सब से कहीं बड़ा काम करने जा रही थी। मैं जिंदगी में पहली बार मौसी जो बनने जा रही थी। मेरी बहन साधना ने अपनी शादी के 2 साल बाद, ठीक शादियों के मौसम में, जब यूं भी किसी के पास टाइम नहीं होता है, ठीक उसी मौसम में माँ बनने का फैसला कर लिया था। सब कुछ अच्छा भला चल ही रहा था कि महारानी जी लेबर में जाने का इरादा बनाने लगी। हल्की सी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, सो डॉक्टर ने 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाने को कहा। साधना अपने कमरे में रानी बनी लेटी रहती थी और मैं बेचारी उसकी मांगे पूरी करूं, कभी चचेरी बहन और मामा के बेटे की शादी की तैयारी में जाके हाथ बटाऊं। इतने दिन हो गए थे, टीवी देखे, दोस्तों से बातें किए और मीठा पान खाए। हाँ, मीठे पान का बड़ा शौक है मुझे। 2-3 ही तो शौक है मेरे, और मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी अच्छी बुरी आदतें अपने भांजे भांजी को जरूर सिखा दूंगी। भांजा हुआ तो उसे ताश में बेईमानी करना, खूबसूरत लड़कियों को तिरछी आंखों से देखने की कला सिखाऊंगी। वैसे भांजी हो तो अच्छा है। लड़कियों के लिए शॉपिंग करने में कितना मजा आता है, लड़कों के लिए शॉपिंग बोरिंग होती है। भांजी हुई तो उसे ताश में बेईमानी करना तो सिखाऊंगी, और बेईमानी पकड़ना भी सिखाऊंगी। मेकअप के सीक्रेट गुण सिखाऊंगी, और दिल फेंक लड़कों को सीधा करने के 10 सरल तरीके समझाऊंगी। टाइम मैनेजमेंट की क्वीन बन गई थी मैं। नहाकर बाल सुखाते हुए बच्चों के नाम सोचती थी। रिक्शे में बैठे बैठे काम के रिमाइंडर लिखती थी। अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों के आगे पीछे दौड़ने वाले वार्ड बॉय पर रौब जमाने के बीच में अपना रोज का क्रॉसवर्ड भी निपटा देती थी। और जरा बैठे बैठे झपकी लग जाए तो आने वाली शादियों में मैं और मेरे भांजा भाजी के साथ दिन कितनी तफरीह में बीतने लगे थे, इस तरह के शेख चिल्ली के सपने भी देख लेती थी। मोबाइल फ़ोन नया नया आया था, भैया के ऑफिस वालों ने उन्हें दिया था, लेकिन इस सख्त हिदायत के साथ कि इसका सिर्फ ऑफिस के लिए ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल करें। सुना था इस हथौड़े जैसे आधा किलो के फ़ोन से कॉल रिसीव करने में भी पैसे लगते थे। भैया ने थोड़ी सी चीटिंग करके उस दिन मोबाइल फ़ोन मेरे पास रख दिया था और बोले, जैसे ही साधना लेबर में जाए तुम मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। मैं भी नक्शेबाजी में मोबाइल फ़ोन थामे अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रही थी। 2-3 दिन से लगभग सारे दिन यहीं रहती थी, तो सब पहचाना सा हो गया था। अस्पताल की तेज फिनाइल वाली महक, नीली यूनिफॉर्म में दूर साउथ भारत से आई थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सों से दोस्ती हो गई थी, और वही हमेशा थोड़ी जल्दी में रहने वाले डॉक्टर जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब देते देते शायद थक गए थे। अस्पताल के बरामदे में तकलीफ और फिक्र पहने चेहरे
घूमते रहते थे, जिंदगी की उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलते हुए। वो गार्ड जिसे मैंने एक दिन चुपचाप पान लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन आने पर उसे डांट भी पिलाई थी कि तंबाकू क्यों खाते हो, कैंसर हो जाएगा। और साधना का बच्चा था कि इस दुनिया में पधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी से लग रहा था कि एक जिद्दी आसामी से हमारा पाला पड़ने वाला था। मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही थी, सोचती रहती थी कि उस जिद्दी बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां छूकर अपनी उंगलियों से लिपट जाने दूंगी, उसके महीन मुलायम होठों से पहली किलकारियां सुनूं और उसको पांव के तले शैतानी में धीरे धीरे उंगलियां फिराऊं और देखूं कि उसे गुदगुदी लगी या नहीं। कितना अद्भुत होता है जीवन का खेल, कैसे नन्ही सी जान हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी बदल देती है। कॉरिडोर में टहलते टहलते मैंने मन ही मन ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि कहीं फोन की घंटी बजने लगी। कुछ सेकंड लगे पहचानने में कि ये भैया का मोबाइल फ़ोन था जो मेरे हाथों में बज रहा था। आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी, घर का नंबर था। मैं झुंझलाई। भैया भी ना मुझसे बोले कि फ़ोन इस्तेमाल मत करो और खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने बटन दबाया और अपने जीवन का पहला मोबाइल कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। भैया ही थे। बोले, फौरन इमरजेंसी वार्ड पहुंचो और डॉक्टर को बता दो कि हम लोग गाड़ी का इंतजाम करके पापा को ला रहे हैं। अस्पताल वही था, वार्ड बॉय वही, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सें वही, डॉक्टर वही, जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से शायद थक गए होंगे। लेकिन एक पल में सारा नज़ारा बदल गया था। रोने से कुछ होने वाला नहीं था, इसीलिए मैं नहीं रोई। मेरे पिता को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा था। मुझे अगले कुछ मिनटों में सारा इंतजाम करना था। मैं दौड़ी दौड़ी गई और एक काउंटर पर पैसे जमा किए, दूसरे काउंटर पर रसीद जमा की और फॉर्म भरा। सब पता था मुझे अब इस अस्पताल में कहाँ क्या होता है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर बोले, अरे पेशेंट अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी खुशी आई थी। मैं इस अस्पताल में, मेरी बड़ी बहन का डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अब पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर में बगल वाले रस्तोगी अंकल की कार में पापा को लेकर भैया पहुंच गए। पापा की आंखें बंद थी। उनकी खांसी ऐसी हालत कर देगी कभी अंदाजा भी नहीं था। बाद में पता लगा कि तबीयत तो सुबह ही बिगड़ गई थी, लेकिन दोपहर तक पापा की बेहोशी बढ़ती जा रही थी। शुगर का मरीज होने की वजह से ये अक्सर होता था उनके साथ, लेकिन इस बार उनकी चंद घंटों की बेहोशी ने डरा दिया था। शुगर लेवल कम होने लगा था। माँ ने कहा था, अब देर मत करो, जल्दी अस्पताल ले जाओ इन्हें। पापा की जिंदगी का ये बस दूसरा मौका था जब वो अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर अस्पताल इन सब से दूर ही रहे हमेशा। बुखार भी हुआ तो तब तक दवा लेना टालते रहे जब तक हम लोग कहते कहते नाराज ना हो गए। डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ है इन्हें, पहले सेक्शन करके देखते हैं। मैं और भैया कुछ नहीं समझ पाए। डॉक्टर ने कहा, कुछ कहना मुश्किल है, बस दुआ कीजिए। मुश्किल होता है गम सहना, एक बेरहम खंजर की तरह तार तार कर देती है मासूम रेशम से बने इस दिल को।
लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गम छुपाना। अस्पताल के 2 कमरों के बीच बट गई थी मेरी जरा सी जिंदगी। पापा का ख्याल रखना था और उससे भी ज़्यादा ये ख्याल रखना था कि दूसरे कमरे में साधना को ये भनक ना लग जाए कि उसके बिस्तर से मुश्किल से 20 मीटर दूर उसके पिता अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। वो बोली, अचानक सब यहाँ कैसे? इतनी उतावली मत करो भाई, बच्चा अपने टाइम से ही आएगा। मेरी जान ले रखी है इसने, सारा बदला लूंगी इससे। फिर बोली, अरे पापा कहाँ हैं? घर पर पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? यहाँ बेटी दर्द के मारे टेढ़ी हुए जा रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम साधना के सामने हंस देते, फिर बाथरूम जाकर बहाना करके रो लेते। सिविल अस्पताल के एक कोने में हमारे खानदान का नया चिराग आने वाला था और दूसरे कमरे में हमारे खानदान का सूरज डूबने का मन बना रहा था। भाई बहनों ने दिन के 1-1 घंटे बांट लिए थे। सबका एक ही काम था, पापा किसी तरह होश में आ जाएं। इसलिए हर बच्चा घंटों उनके कान में बोलता रहता, पापा पापा उठते क्यों नहीं? पापा देखो शर्मा अंकल आए हैं। पापा माँ ने पकोड़े बनाए हैं, उठो तो, मंदिर चलना है कि नहीं? पापा आंखों से सुनते तो थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे। हमेशा जिद के पक्के पापा ने जैसे तय कर लिया था कि अब किसी की नहीं सुनूंगा। अपने छोटे से वॉकमैन के कैसेट में पापा के सारे फेवरेट गाने भर कर ले गई थी। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गए भगवान। जो जैसा कहता वो कर देते थे हम सब, बस पापा होश में आ जाएं एक बार। एक बार किसी ने कहा, हनुमान जी को चमेली के तेल के 24 दीपक लगाओ। किसी ने कहा, हनुमान अष्टक का पाठ करो। किसी ने पापा के पैरों पर बेसन का लेप लगाने को कहा। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन पापा नहीं बोले। गुजरते घंटों के साथ उम्मीद की डोर और कमजोर पड़ती गई। उधर दूसरे कमरे में साधना का बच्चा दुनिया में आने की तैयारी कर चुका था। देखिए न, जीवन का खेला। एक कमरे में जीवन पैर पसारने को तैयार था और दूसरे में मृत्यु पैर जमाने की जिद कर रही थी। पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया था और उधर मेरी चचेरी बहन की बारात आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में तेजी से अंदर बाहर जाती हुई नर्स ने आकर भैया को बताया था कि पापा को जल्दी से खून चढ़ाना था। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कम से कम 3 बोतल खून चाहिए था। उस समय शहर में ये सुविधा नहीं थी कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दे दें और उसके बदले में वो पापा को उनके ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दें। अस्पताल के सामने सड़क के पार 2 पीसीओ थे। मैंने और भैया ने लगातार फ़ोन करने शुरू कर दिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बी पॉजिटिव ब्लड की तलाश में। माँ के लिए ये इम्तिहान का वक्त था। माँ ने अगले कुछ घंटे शीला दीदी के घर पर शादी की रस्मों में बिताए और रात पापा के सिरहाने में बैठकर आंसू बहाए। पापा ने पूरी उम्र जाने कितनों रिश्ते के बीज बोए, प्यार और अपनेपन के इन धागों से गूथे एक एक रिश्ते को। अपना वतन, अपना गांव छोड़कर मुफलिसी में शहर आकर बसे थे वो। अकेले अपने बूते अपना आशियाना बसाने वाले मेरे पापा का घर कुछ साल बाद सरकारी कामकाज के लिए सिफारिशें लेकर आने वाले तमाम रिश्तेदारों का गेस्ट हाउस बन गया था।
चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, संबंधों के जाने कितने नाम और कितने चेहरे। इस घर की दुआएं सबको लगी थी, लेकिन घर आने वाले इन अपनों की आव भगत में लगे रहने वाले हम बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि बस इतना ही था हमारा साथ। चहल पहल भरे उस आंगन से दूर आज पापा अकेले थे। आज जब उन्हें सिर्फ 3 बोतल खून चाहिए तो कोई व्यस्त है, कोई बीमार है, कोई काम पर बाहर गया है, तो कोई अभी जॉन्डिस से उठा है, इसीलिए खून नहीं दे सकता। हिसाब किताब के पक्के हमारे पिता को संबंधों के समीकरण नहीं समझा पाए, जान ही नहीं पाए कि जब वो बेसुध अस्पताल में लेटे हैं तो उनके बनाए रिश्तों के आंगन में मेरी माँ अकेली खड़ी है। तभी शाम को करीब 5 बजे साधना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और नर्स ने पूछा, आपके पापा के ब्लड का अरेंजमेंट हुआ क्या? उधर काफ़ी देर बाद 4 आदमी हमें अस्पताल में ढूंढते हुए आए। एक ट्रेड यूनियन से थे जिनकी कभी पापा ने मदद की थी। उन्हें पापा के अस्पताल में होने की खबर मिल गई थी। 10,000 मेंबर्स में से 4 बी पॉजिटिव ब्लड वाले लोग हमारे सामने खड़े थे। माँ जहाँ खड़ी थी, रिश्तों के उस सूने आंगन को शायद भगवान अपनी छत से देख रहा था। और फिर एक ले में वो लम्हा आ गया जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रही थी। साधना को बेटी हुई थी, मैं मौसी बन गई थी, लेकिन माफ़ कर दें मेरी खुशी के लम्हे, तेरे मेरे बीच में एक और लम्हा खड़ा था। मेरे पिताजी की जिंदगी या मौत का लम्हा। ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर निकलता, हम उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते। साधना अस्पताल के अपने कमरे में वापस पहुंच गई। हम सब बारी बारी से उसके पास वक्त बिताते। उससे कह दिया कि पापा को थोड़ा बुखार है, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, और घर का फ़ोन खराब है, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। हम ना खुलकर हंस पा रहे हैं, ना खुलकर रो पा रहे हैं। पड़ोस के निजाम चाचा आए और बोले, मैंने आज खास नमाज पढ़ी है तुम्हारे पापा के लिए, हौसला रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। वो सारे रिश्तेदार, दोस्त जो मेरे पापा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में साथ खड़े होने नहीं आ सके थे, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह घर बैठे सारा आंखों देखा हाल जरूर जानना चाह रहे थे। सबके पास हमारी तकलीफ़ों का इलाज तैयार था। कल सुबह जब भी वक्त मिल जाए, काली मंदिर में नारियल चढ़ा आना, माता रानी सब ठीक कर देंगी। छुट्टियां बढ़ाने के लिए दफ्तर फ़ोन किया तो मेरे बॉस ने कहा, सच कड़वा होता है, सर्वाइवल रेट कम होता है, सच को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं करना था मुझे खुद को तैयार। ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दिखाते मॉनिटर्स की आवाज़ के बीच एक ऑपरेशन थिएटर में कैद मेरे पिता। ये नहीं मेरा सच। मेरा सच था मेरे पापा की बेतहाशा हंसी। मेरा सच था अपनी भांजी का महीन आवाज़ में रोना, जो मैं अपनी गोद में लेकर सुन रही थी। अचानक साधना ने मेरे पर्स के बगल से मोबाइल फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिला दिया। बोली, हद हो गई, नाना बने हैं पापा, पड़ोसी के यहाँ से भी फ़ोन नहीं कर सकते।
मैं रोकती इससे पहले बोली, घर का फोन ठीक हो गया है, घंटी जा रही है। घर के नौकर ने न जाने क्या कहा कि साधना ने फोन रखा और भरी हुई आंखों से बोली, पापा यहाँ हैं, अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में। तभी दरवाजा खुला। हिंदी ना बोल पाने वाली नर्स थी, मुझे ढूंढती फिर रही थी। बोली, प्लीज कम, साइन द पेपर्स। मैंने कहा, पापा। 1 सेकंड लिया उसने अपना पूरा वाक्य बनाने में, फिर भी नहीं बना पाई। फिर बोली, पापा इज ओके। अस्पताल के 2 कमरों में हमें 2 नई जिंदगियां मिल गई थी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें।